जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। देखो भाई, तैयारी होपफुली अच्छी चल रही होगी। मुझे इतना तो विश्वास है तुम पे कि तुम तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हो। फिर भी सर एक चीज से बहुत डर लगता है। डर किस चीज का सर? मैथ से ही डर लगता है सर, मैथ से ही डर लगता है। क्या करें सर? जीएटी में तो हम अच्छा कर सकते हैं सर। हमारा जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ था वो भी सर मैथ के कारण ही खराब हुआ था सर। हमसे सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ सर। हम 70-75 नंबर में नहीं ला पाए सर। इस बार भी उसी बात का डर है सर। कैसे करें सर? सवाल भी लगा लेते हैं, मैथ्स भी पढ़ लेते हैं, मतलब नोट्स भी बना लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं सर, लेकिन पता नहीं सर अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा सर। अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। व्हेन आई एम हियर डोंट गेट फियर। खड़ा हूं, पहले भी बोला था खड़ा रहूंगा, अब भी खड़ा हूं। एक सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स इस वीडियो से तुम्हें सिखाते हैं, जिससे तुम्हारा डर तो कंफर्म है ये खत्म हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भर देंगे। आ जाओ जरा समझते हैं जरा टू द पॉइंट। एनडीए 1 2024 में जरा एक बार हम वेटेज देखते हैं। बहुत अच्छे से दिमाग खोलते हैं इस वीडियो में तुम्हारा। एनडीए 1 2024 के जरा ये वेटेज देखते हैं, और यही एवरेज वेटेज हर पेपर में रहता है। क्या हमने देखा था कि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के 10 सवाल आए थे। एमएनडी का मतलब मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। जियोमेट्री के 20 सवाल आए थे, और स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी मिला के कितने सवाल आए थे? 19 सवाल। अब भैया इतना तो मैथ जानते ही होगे, जरा इनको जोड़ो, कितने सवाल बन गए? 20 10 30, 30 10 40 और 9 49। 49 सवाल इन 3 यूनिट से। पूरी ज्योमेट्री की बात करी है मैंने, स्टैट्स प्लस प्रोबेबिलिटी की बात करी और साथ में मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की बात करी है। इसमें से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टॉपिक टफ में काउंट होता है। चाहे आपका मैथ्स वीक भी है, ठीक ठाक भी है, तो इनमें से कोई भी टॉपिक टफ में काउंट होने वाला नहीं है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट को भी इजी में काउंट किया जाता है, ज्योमेट्री को भी इजी में काउंट किया जाता है, और स्टैट्स प्लस प्रोबेबिलिटी को भी मेरे भाई इजी में ही काउंट किया जाता है। हाँ, सवाल थोड़े ऊपर नीचे हो जाते, जैसे इस बार प्रोबेबिलिटी के सवाल थोड़े अलग तरह के आ गए थे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लोगे प्रोबेबिलिटी के सवाल थोड़े अलग तरह के आ गए सर, प्रोबेबिलिटी तो ऐसे आसान लगता था बट इस बार टफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी का वो एरिया हटा दो, मान लो प्रोबेबिलिटी का वो एरिया हटा दो। हम मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट तो ठीक ठाक था। ज्योमेट्री हर बार की तरह इस बार भी इजी आई थी। ज्योमेट्री तो मेरे भाई हर बार की तरह इस बार भी इजी आई थी, और स्टैट्स तो टफ में काउंट होता ही नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ते, जरा और डिटेल में सकते। पूरे अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा में क्या क्या चीजों को रखा मैंने? सेट रिलेशन फंक्शन, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पीएनसी और बाइनोमियल थ्योरम। इन चैप्टर्स को मैंने अलजेब्रा में जगह दी है। कितने क्वेश्चन आए थे? सब 30 क्वेश्चन आए थे। तो प्रोबेबिलिटी का अगर टफ सवाल आया, मान लो कि प्रोबेबिलिटी के सभी सवाल तुमने छोड़ दिया, तुमसे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हिला, छोड़ दिया हमने, यहां से तो सवाल हम निकाल सकते थे। इन 30 में से तो हम वो सवाल निकाल सकते थे जो वहां पे खत्म हो रहे हैं, हाँ कि नहीं? दिक्कत क्या हुई ना कि तुम वहां पे कॉन्फिडेंस लूज करके, प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग में सवाल मिल गए, तुम अलग तरह के सवाल देख के डर गए, तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए, और उसके बाद इसके आसान सवालों पे तुमने ध्यान ही नहीं दिया, या पहुंच नहीं पाए, या फिर जब पहुंचे भी तो हुआ क्या कि सर उस प्रेशर में थे कि प्रोबेबिलिटी हमारा स्ट्रांग था सर, नहीं बने सवाल, तो अब आसान वाले में नहीं हो पाते। अब इस चीज का उपाय भी इस वीडियो में बता देंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 11 सवाल। कुछ सवाल ट्रिग्नोमेट्री के इस बार के पेपर में केवल वैल्यू पुटिंग वाले आए थे, और ऐसे सवाल हर बार ही आते हैं। हर पेपर में वैल्यू पुटिंग वाले 2-3 सवाल तुम्हें मिल जाएंगे कि तुम वैल्यू पुट करो, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल तुम्हारा सॉल्व होगा। कैलकुलस बहुतों को टफ लगता है, नो डाउट। मोस्टली जनरेशन को, मोस्टली को क्या लगता है? कैलकुलस टफ लगता है, ठीक है। 26 के 26 सवाल तुम भूल जाओ कैलकुलस के। चलो मैंने माना कि वर्स्ट सिचुएशन में तुमने 26 में से एक भी सवाल नहीं किया, हालांकि ऐसा नहीं होता है। अगर तुमने बेसिक फॉर्मूला भी पढ़े हैं तो अच्छे खासे सवाल निकाल सकते हो, अच्छे खासे सवाल निकाल सकते थे। बट लेट्स से कि वर्स्ट सिचुएशन में तुम ये भी भूल गए। 11 सवाल तुम्हें यहां से मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा में 4 आए थे, मतलब बाइनरी और लॉगरिथम के मिला जुला के 4 सवाल आए थे। 4 यहां से हो गए, 11 यहां से हो गए, 26 को छोड़ के प्रोबेबिलिटी के भी तुमने सवाल हटा दिए। स्टिल जो प्रोबेबिलिटी के सवाल तुमने हटाए हैं मेरे भाई, वो यहां से तो खींच लेते। इनमें से कोई तो 3 चैप्टर तुम पढ़ के गए होगे, इनमें से कोई भी 3 चैप्टर तो तुम पढ़ के गए होगे, तो ठीक ठाक सवाल निकल जाते, ठीक ठाक सवाल निकल जाते, है कि नहीं? हाँ सर, ये बात तो है, ठीक ठाक तो सवाल निकल सकते थे सर, लेकिन निकल नहीं पाए। वहां पे गड़बड़ क्या हुई? प्रोबेबिलिटी दिखा, कॉन्फिडेंस लूज हुआ, आसान सवाल भी नहीं आया। अब समझो वो कॉन्फिडेंस लूज हुआ क्यों, जरा इस पे बात करते हैं। वो कॉन्फिडेंस इसलिए लूज हुआ मेरे भाई क्योंकि तुम्हारे दिमाग में किसी ने डाल रखा था कि अगर तुम मैथ में 70 सवाल नहीं करोगे तो तुम्हारा पेपर क्लियर नहीं होगा। तुम्हारे दिमाग में यह बात डाली गई थी कि अगर मैथ में 70 सवाल नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा मैथ्स खराब है, अगर मैथ्स नहीं हो सकता तो तुमसे पेपर नहीं क्लियर हो सकता। और मेरे भाई मैं अपने स्टूडेंट्स का एग्जांपल दे सकता हूं यहां पे, जिन्होंने मैथ्स में केवल 32 क्वेश्चन किए थे,
केवल 32 क्वेश्चन करके उन्होंने पेपर क्लियर किया। क्यों? क्योंकि उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। उनकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी थी, समझे? एक्यूरेसी इतनी अच्छी थी कि 32 में से एक सवाल भी गलत नहीं हुआ और उनका पेपर क्लियर हुआ है। अब इस चीज का तुम्हें पता होता तो तुम वो 70 क्वेश्चन का प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने देते। वो 70 क्वेश्चन का प्रेशर अगर तुम्हारे ऊपर नहीं आता तो तुम्हारा दिमाग ऐसे बोलता कि यार जाने दे, प्रोबेबिलिटी अगर 10 सवाल आए हैं 10 नहीं हुए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी मेरे पास 110 सवाल हैं, अब भी मेरे पास 110 सवाल हैं। उस 110 में से मुझे 40-85 तो सवाल निकालने हैं। उस 110 में से भी मुझे 50% से कम सवाल निकालने हैं। मैं तो उससे ज्यादा के काबिल हूं, मैं तो उससे ज्यादा के काबिल हूं। लेकिन हमने प्रेशर में क्या ले लिया कि यार 10 सवाल तो ऐसे मिस हो गए, कुछ और मिस होंगे, 80 में से 70 सवाल करने हैं, 90 में से 70 सवाल करने हैं। लग गई लंका। दिक्कत वही हुआ। तो सबसे पहले ये चीज दिमाग से बाहर निकालो कि 70 सवाल करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन भैया दिक्कत तो अब भी वही है कि हम उस 40 सवाल की तैयारी कैसे करें, उस 50 सवाल की तैयारी कैसे करें कि हम वो 40 सवाल पेपर में कर सके और 100 से ज्यादा स्कोर कर सके। बाकी जीएटी हम अपना देख लेंगे, आप भैया मैथ का बता दो। दिमाग में आया होगा ये सवाल कि सर वो 40 सवाल का ही तो बता दो। बताते हैं 40 सवाल का कैसे करना। देखो बाबू, अगर 40 सवाल का करना है, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का तरीका हो सकता है तुम्हारा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी का भी एक खामियाजा होता है। सर खामियाजा क्या होता है? एनसीईआरटी तो सब लोग रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड मैं भी कर रहा हूं, बट ये मैं नहीं बोल रहा कि एनसीईआरटी लगाओ दबा दबा ना। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए या तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं या तो कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं जिसका लेवल थोड़ा कम हो। जो पुराने एडिशन की बुक्स आती थी, जो पहले की बुक्स हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन का लेवल इतने टफ लेवल के नहीं होते थे। तो उससे आप क्या कर सकते हो कि एनसीईआरटी या उन चुनिंदा XYZ बुक्स की मदद से, उन चुनिंदा XYZ बुक्स की मदद से आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उसकी मदद से। सर ठीक है, बेसिक्स तो हमने ठीक ठाक कर लिया, अब क्या करें? अब तुम अपना लेवल चेक करोगे। लेवल चेक कैसे करेंगे? सर हम लेवल चेक करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। बहुत लोग बोलेंगे कि अब एनडीए का लेवल कहीं और चला गया, प्रीवियस ईयर से कुछ नहीं होता। हर साल ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर से सवाल कम से कम 40 से 50 सवाल रिपीट हुए हैं। अगर वैल्यू सहित रिपीट नहीं हुए तो उसी फॉर्मेट पे बने हैं। लेकिन बच्चों के मन में अगर ये नहीं डाला जाएगा तो कैसे काम होगा? क्या समझे? तो डरना नहीं है, प्रीवियस ईयर लगाना जरूरी है। जो भी बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर नहीं लगाना, प्रीवियस ईयर किसी काम का नहीं है, मेरे भाई गलत बोल रहा है। तुम किसी भी टॉपर से पूछो, किसी भी उस बच्चे से पूछो कि भैया आपने प्रीवियस ईयर निकाला, प्रीवियस ईयर लगाया था क्या एग्जाम निकालने से पहले? 95% बच्चे बोलेंगे हाँ मैंने प्रीवियस ईयर थॉरोली लगाया था। 95% बच्चे बोलेंगे प्रीवियस ईयर हमने थॉरोली लगाया था। अब प्रीवियस ईयर लगाओगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि तुम्हारा लेवल क्या है और एनडीए जो लेवल पूछ रहा है वो क्या है, वो क्या है। इससे तुम्हें एक अलग सा कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं भी आया मेरे भाई, मान लो कि प्रीवियस ईयर के सवाल तुमसे नहीं निकल रहे हैं, एक चैप्टर के तुम मात्र 30% सवाल निकाल पा रहे हो, तो इससे ये तो पता चल जाएगा ना कि हाँ भी और तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है इस चैप्टर में। लेकिन अगर किसी चैप्टर के, किसी प्रीवियस ईयर के तुम 80% सवाल निकाल ले रहे हो किसी भी चैप्टर के, तुम्हारा लेवल ठीक है, तुम्हारा लेवल ठीक है। सर पीवाईक्यू भी लगा लिया। अब सर इसके बाद क्या? अब समझो, अब कुछ बच्चे उस कैटेगरी में होते हैं, सर हमने प्रीवियस ईयर पहले भी सॉल्व कर रखा, सारे सवाल सॉल्व कर रखे हैं, सर इस बार वापस से सेम सवाल सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर पहले से पता होता है। तो हमारा दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करता है कि हम तो इसका आंसर ये है, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। वो क्या करेंगे? वो बच्चे फोकस करेंगे न्यू क्वेश्चंस पे, वो बच्चे फोकस करेंगे न्यू क्वेश्चंस पे। ठीक है। अब सर न्यू क्वेश्चन के लिए बुक कहां से ले? न्यू क्वेश्चंस के लिए बुक कहां से ले? समझो मेरे भाई, न्यू क्वेश्चन के लिए तुम कोई भी बुक फॉलो करो, मेरे को क्या ही करना उससे। बात यह है कि किसी बुक को गलत बोलने का या खराब बोलने की मेरी हैसियत नहीं है। ठीक है, मैं मैथ्स का छात्र हूं, मैं किसी बुक को गलत या खराब बोल ही नहीं सकता। बुक लिखने वाले ने अपनी मेहनत, अपने एक्सपीरियंस से एक अच्छी बुक लिखी है। बट तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि कंप्लीट वन बुक, कंप्लीट वन बुक, कंप्लीट वन बुक, ये बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है मेरे भाई कि सर एक बुक हमने उठाया और उस बुक से ना हमने 50% सवाल लगाए और सर मजा नहीं आ रहा उस बुक में, सर हमें नया बुक चाहिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है हर बच्चे की, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। जब बुक नया होता है ना तो पढ़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन पुराना हो गया तो अब पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, सर दूसरी बुक चाहिए। ये गलती मत करना। जो भी बुक तुम पिकअप कर रहे हो, जो भी तुम न्यू एडिशन की बुक पिकअप कर रहे हो मेरे भाई, उसको थॉरली लगाओ, एक एक सवाल रगड़ो, एक एक सवाल रगड़ो, तुम्हें रगड़ना पड़ेगा। तो एक बुक कंप्लीट करो। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि सर बुक कौन सी ले, क्या करें, तो तुम्हारे लिए सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं मेरे भाई कि तुम क्या कर सकते हो। वैसे सिचुएशन में तुम कर सकते हो जेईई के पीवाईक्यू।
जेईई के पीवाईक्यू तुम फॉलो कर सकते हो, बट भैया जेईई के तो पीवाईक्यू बड़े टफ होते, कैसे करेंगे? अब इसकी भी कहानी सुनो कि सर जेईई के पीवाईक्यू सेलेक्ट कैसे करेंगे। भाई जेईई के पीवाईक्यू सेलेक्ट करने का तरीका होता है कि जिसके सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा लंबे नहीं बन रहे हैं, जिसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह लगे हैं, जो अचानक से चटकी से सॉल्व हो रहे हैं, वो एनडीए पूछता है। अगर मान लोगे तुमने कोई ऐसा सवाल लगाया भी जेईई का जो बहुत लंबा सॉल्यूशन है, क्या एनडीए के पेपर में बैठ के सॉल्व करोगे उसे? नहीं करोगे। वहां पे तो आर्ट ऑफ लिविंग आना चाहिए, सवाल छोड़ने आना चाहिए एनडीए के पेपर में, तब पेपर क्लियर होता है। तो जो बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशंस हैं जेईई के, वो तुम्हारे काम के नहीं है। जो शॉर्ट सॉल्यूशंस हैं, जो बहुत लंबे सॉल्यूशन नहीं है, वो तुम्हारे काम की चीज है। यहां से तुम्हारा एक चीज खाका तैयार हो जाएगा, तुमने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से। अब क्या करें सर? अब मेरे भाई टाइम टाइम पे तुम टेस्ट लगाया करो, टाइम टाइम पे टेस्ट लगाया करो। सर टेस्ट कहां से लगाएं? कहीं भी लगाओ, तुम्हारी मर्जी। चैप्टर टेस्ट बीच बीच में लगाते रहना, चैप्टर टेस्ट बीच बीच में लगाते रहना, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा लेवल क्या चल रहा है, ताकि तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारा लेवल क्या चल रहा है, क्या जो चीजें तुमने पहले पढ़ी है वो अब भी याद है, भूले तो नहीं हो। और जब ये सब कुछ खत्म हो जाए, जब सब कुछ खत्म हो जाए, एग्जाम नजदीक आने लगे मेरे भाई, तो तब तुम कहां जाओगे? तब तुम जाओगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सबको भूल जाना, इसको मत भूलना। मॉक टेस्ट को कोई नहीं भूलेगा, मॉक टेस्ट को कोई नहीं भूलेगा। मॉक टेस्ट लास्ट में लगाना जरूरी है, ताकि तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हें एग्जाम में कौन से चैप्टर्स के साथ खेलना है, कौन से चैप्टर्स के साथ नहीं खेलना है। अब तुम सबसे पहले क्या करोगे? तुम अपनी मर्जी अनुसार चैप्टर्स पिक करना, इनमें से वेटेज के अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चैप्टर्स पिक करना, उनको स्ट्रॉन्ग करना, और उनको पहले अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना। देखना कि अब जो मैंने चैप्टर पिक किए हैं, क्या ये 60+ क्वेश्चन कैरी कर रहे हैं? क्या ये 60+, 70+ के आसपास तक क्वेश्चन कैरी कर रहे हैं? अगर हां कर रहे हैं मेरे भाई, तो तुम चाहो तो बाकी चैप्टर्स के बस बेसिक्स पढ़ के भी छोड़ सकते हो। किसी भी चैप्टर को कंप्लीट नहीं छोड़ा जाता है, बेसिक्स पढ़ के छोड़ दिया जाता है कि फॉर्मूला फुटिंग वाला आए तो वो तो करके आऊं मैं। ऐसे करके मेरे भाई जब तुम 60 से 70 सवाल लगा लोगे, 60 से 70 सवाल की तैयारी अच्छे से कर लोगे, तो मेरी गारंटी है मेरे भाई कि 70+ सवाल की तैयारी करके जाओगे तो 40+ तो पेपर में करिए आओगे, अच्छे से आराम से कर आओगे। और 100 नंबर से कम तुम्हारा कहीं नहीं रखा मैथ्स में, 100 नंबर आराम से आएगा, आराम से 100 नंबर आएगा। भैया कोई ऐसा कुछ है क्या कि जहां ये सब कुछ एक साथ ही मिल जाए, मतलब हमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़े? अरे हम हैं भाई, ऐसे कैसे परेशान हो रहे हो? ये देखो, तो भाई सब कुछ के लिए एक चीज है जहां तुम्हें बिल्कुल ही एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। एफर्ट हम लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। सही डायरेक्शन से सही सवाल दे सकते हैं, प्रीवियस से दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा सकते हैं, साथ के साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स, जो एमआईक्यू होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एनडीए 2 2024 में जो सवाल फंस सकते हैं, वो सब की प्रैक्टिस कहां पे हो सकती है? तो भाई यहां पे हो सकती है। कहां पे? डिफेंस वाला पे। क्योंकि भाई हमारा चल रहा है 4 साल दमदार। तुम्हारे प्यार से पीडब्ल्यू ने कंप्लीट किए अपने 4 साल मेरे भाई। तो डिफेंस के हर कोर्स पे तुम्हें दिख रहा होगा बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। बंपर डिस्काउंट कैसे मेरे भाई? शौर्य 2.0 तुम्हारा 2199 में जा रहा है, एनडीए फाउंडेशन तुम्हारा 4299 में जा रहा है, शौर्य स्पार्टन तुम्हारा 2199 में जा रहा है, और बाकी पे भी बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं। तो बहुत ज्यादा अगर दौड़ भाग नहीं करना है तो ये बैच आप परचेज कर सकते हैं। कब मेरे भाई? 25 से 31 मई के बीच में। 31 मई से पहले ये बैचेस खरीद सकते हैं। बाकी मेहनत की जिम्मेवारी आप हम पे छोड़ दें, मेहनत करने की जिम्मेवारी नहीं, मेहनत करवाने की जिम्मेवारी, समझे? मेहनत करवाने की जिम्मेवारी हम ले सकते हैं, जहां भी बैठोगे रगड़ के पढ़ाएंगे। चलो, बाकी अगर किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, और ये वीडियो क्या तुम्हें प्रॉफिटेबल लगी इसका भी फीडबैक जरूर देना। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम, एंडिया इज वेटिंग फॉर यू। जय हिंद।